Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are very fine and hope you have well prepared your yesterday's lecture that was about first meiosis and its first stage, that was prophase 1. And now we are going to discuss the next phases of first meiotic division, which are metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. As on your screen you can see the metaphase 1 stage. What happens during the metaphase? That the nuclear envelope टोटली डिसअपियर्स। ये अगर आप एक कंपैरिजन करें तो आप देखें कि ये फर्स्ट, ये जो सेल आप देख रहे हैं ये आप प्रोफेज 1 देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के बड़े क्लोज हैं और सेगमेंट्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखें कि मेटाफेज 1 में व्हाट हैपन्स कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो चुका है, डिसऑर्गेनाइज हो चुका है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो चुका है। और ये आप स्पिंडल फाइबर्स देख रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स के स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना। स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं सेल के अंदर जो ये फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं और ये जो फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली इस स्टेज के दौरान यानी मेटाफेज के दौरान एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को कि ये यहाँ पर अटैच हो सकें। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स है दे आर अटैच ड्यूरिंग दिस फेज एट द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर प्लेट यानी सेंटर में आकर क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं और ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। एंड में 2 पोल्स पे आप देख रहे हो कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको पता है, साइटोस्केलेटन आप पढ़ते हैं, उसमें ये ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के जिनकी फॉर्मेशन होती है। और सेल जब प्रेपरेटरी फेज़ में होता है सेल डिवीजन से पहले, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी होती हैं जो अपनी अपनी स्टेज पर सामने आती चली जाती हैं 1 बाय 1 ग्रेजुअली। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर अटैच्ड एट द स्पिंडल फाइबर्स एट द इक्वेटर, ठीक हो गया। और काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं they attach to the kinetochore of homologous chromosomes from each pole and arrange bivalents at the equator। ये क्रोमोसोम्स अब बाइवेलेंट की फॉर्म में है ना और ये इक्वेटर पे अरेंज है। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाइवेलेंट बिहेव एज अ यूनिट। जी, तो हर सिस्टर क्रोमेटिड जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम का, अब वो एक यूनिट, एक इंडिविजुअल बाइवेलेंट यूनिट के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास इट वाज अबाउट मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या हुआ? न्यूक्लियर इन्वेलप डिसऑर्गेनाइज हो गया और क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ सेंटर में इक्वेटर ऑफ द यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेल के अरेंज हो गए। नेक्स्ट कम्स द थर्ड फेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विच इज़ सेड टू बी एनाफेज 1। ये एनाफेज 1 में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अब आप देखें कि क्रोमोसोम्स आर रेडी टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। अब होता यह है कि स्पिंडल फाइबर जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बैक करना शुरू करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ और इस तरह हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स वन पोल एंड अदर हाफ मूव टुवर्ड द सेकेंड पोल ऑफ द सेल। सो द काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। काइनेटोकोर फाइबर्स जो स्पिंडल फाइबर्स में होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनको आप पोल फाइबर्स भी कहते हैं, विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। इट मे बी नोटेड हेयर दैट इन कंट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट सेपरेटेड। देख रहे हैं ना आपके ओवरऑल होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉन्ट्रैक्ट बैक हो रहे हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में इंडिविजुअल जो सिस्टर क्रोमेटिड था ना वो अलग अलग होकर मूव कर रहे थे, बट यहाँ पर एज अ होल जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली रिडक्शन फेज, जो हम कहते हैं ना कि मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल फेज। आप देखेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन होगी बिकॉज ईच पोल रिसीव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर आप फर्स्ट सेल में देखें, प्रोफेज में आप देखें तो ओवरऑल 4 क्रोमोसोम्स थे। मेटाफेज स्टेज पर भी 4 ही क्रोमोसोम्स हैं जो सेंटर में या इक्वेटर पे अरेंज है। लेकिन एनाफेज में देखें 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दोज 4, 2 क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर पोल। तो आप
जब लास्ट फेज़ में हम टीलोफेज़, तो इसका मतलब है कि जो रिडक्शनल फेज़ होती है मियोसिस की वो कौन सी होती है, वो एनाफेज़ 1 होती है, जहाँ पर हाफ ऑफ क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर मूव करके लोकेट आउट हो जाते हैं। अब हम आते हैं टीलोफेज़ 1 पर। जी, टीलोफेज़ 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाएगी, वो सब कुछ जो प्रोफेज़ 1 और एनाफेज़ 1 में हुआ, मेटाफेज़ 1 में हुआ था, वो रिवर्स होगा। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुई थी वो रीऑर्गेनाइज हो जाएगी अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एट 2 पोल्स। न्यूक्लियोलाइड जो डिसअपियर हुआ था डायकाइनेसिस के दौरान वो रीअपियर हो जाएगा। दस 2 न्यूक्लियाई ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कि दो, अब सेंटर में क्लीवेज फरो सा बन रहा है, और जो एक सेल था वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 क्रोमोसोम एक तरफ हैं आउट ऑफ 4 और 2 एक तरफ है, और अलग अलग इन दोनों के बीच में न्यूक्लियोलियस अपीयर होगा, और अलग अलग इनके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज आएगी साइटोकाइनेसिस की, जिसमें सेल ओवरऑल स्प्लिट आउट हो जाएगा और एक सेल डिवाइड होकर 2 बना देगा। सो लेटर ऑन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, thus terminating the first meiotic division. It is also to be noted that chromosomes may decondense during this stage. जी, तो decondense हो, जो कंडेंसेशन हुई थी ना क्रोमोसोम्स की स्टार्ट ऑफ मियोसिस 1 में, अब वो डीकंडेंसेशन हो जाएगी और क्रोमोसोम आपको इस फॉर्म में नज़र आएंगे। तो इस तरह से गर्ल्स हमारे पास जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसकी स्टेजेस हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि क्या क्या हैं, प्रोफेज़ 1, देन मेटाफेज़ 1 हमने देखा जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हुए, एनाफेज़ 1 जिसमें क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके, और फिर टीलोफेज़ 1 हुआ जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलियस दोबारा से अपीयर हो गए, यानी रीअपीयर, रीऑर्गेनाइज हो गए वो, और सेल 2 में डिवाइडेड हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स में हाफ हाफ हो गया। अब हमारे पास मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेजेस पर डिवाइडेड है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसको मियोसिस 1 कहते हैं, जो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड मियोसिस डिवीजन आएगा जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं। जो मियोसिस 2 है ये आपको मैंने कल भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द माइटोसिस। लेकिन जब पेपर में अगर हमें मियोसिस पे नोट लिखना आता है तो हम ये बात लिख के फारिग तो नहीं हो जाते ना गर्ल्स, इट्स अ कॉमन सेंस। हम मियोसिस 1 लिखकर उसकी सारी स्टेजेस लिखते हैं, फिर हम मियोसिस 2 लिखकर उसकी स्टेजेस लिखते हैं। लेकिन आपको याद करना आसान होगा कि आपने माइटोसिस याद की हुई है तो आप वो उसी तरह से स्टेजेस मेंशन करोगे। लेकिन अब मैं आपको प्रॉपर कराती हूँ, मियोसिस 2 को आप कैसे लिखोगे। आफ्टर टीलोफेज़ 1 2 डॉटर सेल्स एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज, बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब जो मियोसिस 2 है ये भी फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड है, और इसकी फेजेस को हम कैसे नेम आउट करते हैं, हम इसकी फेजेस को बोलते हैं प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़ 2। तो प्रोफेज़ 2 में क्या होगा, उसी तरह से न्यूक्लियोलियस, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की थिकनिंग और कंडेंसेशन होगी। मेटाफेज़ 2 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे जो अभी 2 सेल्स बने थे ना, ये उनमें फर्दर स्टेजेस चल रही हैं, यानी वो 2 सेल्स जो हैं उनमें ये सारी स्टेजेस चल रही हैं, जो 2 सेल्स अभी फर्स्ट मियोटिक के रिजल्ट में बने हैं, विद हाफ ऑफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ देयर पेरेंटल सेल। और ये सेल्स जब मेटाफेज़ 2 में जाएंगे तो इनके जो 2 क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। जब ये एनाफेज़ 2 में जाएंगे तो ये 2 क्रोमोसोम्स अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेपरेट आउट होंगे, और हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एक पोल की तरफ और हाफ दूसरे पोल की तरफ मूव करेंगे। ये किस में हो रहा है, एनाफेज़ 2 में हो रहा है। और टीलोफेज़ 2 में क्या होगा, टीलोफेज़ 2 में रीऑर्गेनाइज होगा, रीअपियर हो जाएगा न्यूक्लियोलियस, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी दोबारा से डेवलप हो जाएगा। और जो हमारे पास है क्लीवेज फरो बनेगा, साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि सेल जो है वो क्लीवेज फरो जो वर्ड में यूज़ करती हूँ ना, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है या अगर वो अंदर की तरफ देखें मूव करना शुरू कर देती है, अंदर को क्लीवेज साइड फरो सा बन जाता है, कट सा बन जाता है, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। और उसके बाद जो वो 2 सेल्स थे वो दोनों सेल्स डिवाइड होंगे, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है।
ये आपको सामने डायग्राम में ये देखें मियोसिस 2 नज़र आ रही है। ये फर्स्ट पे आप प्रोफेज 2 देख रहे हैं, दोनों सेल्स में हो रही है। उसके बाद या आप इसकी मेटाफेज 2 बेसिकली देख रहे हैं ना, जिसमें ये देखें ये मेटाफेज स्टेज होती है जिसमें सेल जो क्रोमोसोम्स है सेंटर में अरेंज हैं। फिर ये देखें आप इसका एनाफेज देख रहे हो, एनाफेज 2, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और फिर ये देखें क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है। आप देख रहे हैं ना सेगमेंट्स का एक्सचेंजमेंट भी जैसे ऊपर हुआ था, तो क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में है ना, क्योंकि ये मियोसिस की सेकंड फेज़ है ना, सेकंड मियोटिक डिवीजन है। और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी आपको पता है होता है, जो माइटोसिस में नहीं होता। और फिर ये देखें ये टीलोफेज स्टेज है जिसमें उन 2 सेल्स से जो मियोटिक 1 के रिजल्ट में जो 2 सेल्स बने थे, अब वो 2 सेल्स डिवाइड करके उन्होंने 4 सेल्स बना दिए। इस तरह जो एक इंडिविजुअल सेल था, पेरेंटल सेल था, वो डिवाइड हुआ और वो 4 डॉटर सेल्स उसने बना दिए। और इन 4 डॉटर सेल्स में से हर एक में 2 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि पेरेंटल सेल में 4 क्रोमोसोम था। तो हुई ना मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर एज कम्पेयर टू पेरेंटल सेल डॉटर सेल में रिड्यूस हो गया, यानी हाफ हो गया। और ये जो 4 सेल्स बने हैं ये एक्चुअली गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। या प्लांट के केस में ये क्या हैं, ये स्पोर्स हैं, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर जो फर्टिलाइज करते हैं और ये यूनाइट करेंगे और दोबारा से जो जाइगोट बनेगा उसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आ जाएगा और जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो फिर इसी तरह से उस जाइगोट से डेवलप होगा। तो गर्ल्स यहाँ पर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ सेड टू बी मियोसिस, वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस पर। जी मियोसिस कंप्लीट हो गया। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का इम्पॉर्टेंस क्या है, हम आपकी बुक में पेज नंबर 157 पे हैं। जी क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस। जी मियोसिस में आपने देखा प्रोफेज के दौरान क्या हुआ था, प्रोफेज 1 के दौरान आपने देखा क्रॉसिंग ओवर हुआ था। पैकेटिन स्टेज याद है ना आपको कल के लेक्चर वाली, जिसपे क्रॉसिंग ओवर हुआ था और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उन्होंने अपने पार्ट्स, अपनी जीन्स एक्सचेंज की थी। और उसके बाद रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, आप देखें कि एनाफेज के दौरान जब हाफ क्रोमोसोम एक पोल और हाफ 2 की तरफ जाते हैं तो ये बेटा बड़ा रैंडमली होता है, कोई भी 2 क्रोमोसोम एक तरफ को और 2 दूसरी तरफ को चले जाते हैं। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स विद ईच अदर विच रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जी रिकॉम्बिनेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बेटा बनते हैं। क्रोमोसोम्स आप देखो कि रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। यही वो रीज़न होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं होते, वो डिफरेंट ट्रेड्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स उनके पास होते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में उनकी जीन्स मिक्सअप हो गई होती हैं, उन्होंने डिफरेंट जीन्स कैरी की होती हैं, हाफ अपने मेल पेरेंट्स से और हाफ फीमेल पेरेंट्स से उन्होंने जीन्स कैरी की होती हैं। At the same time during anaphase the separation of homologous chromosome बड़ी random होती है which gives very wide range of variety of gametes. Both these phenomena cause variations and modifications of the genome. genome क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो होल जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन्स होती हैं, जो क्रोमोसोम्स होती हैं, जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी बेस पर कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको जीनोम कहते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिर ऑफ कोर्स जीनोम जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक हो गया। ये देखें हम ये इस टॉपिक पे हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस हम ये कर रहे हैं, पेज नंबर 158। बोथ दिस फिनोमेना कॉज वेरिएशंस and modifications in the genome. These variations are not only the basis of evolution. जी evolution क्या होता है, evolution changes with the passage of time. यही रीज़न होती है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से तुझसे डिफरेंट होते हैं, इम्प्रूव कैरेक्टर्स के साथ डेवलप होते हैं, क्योंकि मियोसिस ने उनमें वेरिएशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कॉज की, बट आल्सो मेक एवरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एंड यूनिक इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। इवन द प्रोजनी यानी जितनी भी फैमिली है, जितनी भी जनरेशन्स हैं ऑफ वेरी सेम पेरेंट्स के, जितने भी अगर डॉटर्स ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि मियोसिस में इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर हुआ।
सो म्योसिस यूजली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल यानी गैमीट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट, जो मैंने शुरू से आपको बताया. दस हैविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच विच इज रिस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब देखें, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर टोटल 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर इतना ही रहता है. क्यों इतना रहता है? क्योंकि म्योसिस होती है हमारे अंदर. हम म्योसिस के रिजल्ट में हमारी फॉर्मेशन हुई है जो क्रोमोसोम नंबर को स्पेसिफिक रखता है इन ईच इंडिविजुअल. अगर ये क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे हो जाए, कैन यू इमेजिन व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज? जी, कॉन्सिक्वेंसेज विल बी लाइक म्योटिक एरर्स, म्यूटेशंस, चेंजेस आ जाएंगे. अगर क्रोमोसोम नंबर जैसे हम में 46 से 47 या 46 से 45 अगर हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है तो इट कॉजेज म्यूटेशंस. ये ड्रास्टिक, हॉरिबल, टेरिबल म्यूटेशंस होती हैं, यानी ये हमारे अंदर डिजीजेस कॉज करती हैं. एक ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल नहीं रहने देती, ऑर्गेनिज्म बिकम्स एबनॉर्मल. तो फर्दर जो हमारा टॉपिक होगा वो म्योटिक एरर्स या एबनॉर्मेलिटीज़ पे होगा. म्योटिक एरर्स जिसको हम नॉन डिसजंक्शन का नाम देते हैं. तो इंशाल्लाह जो हमारा कल का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन म्योटिक एरर्स पे होगा, जिसमें आप डिफरेंट डिजीज़ेस पढ़ेंगे लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. ठीक हो गया. और इसके साथ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. ये करके हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा. तो अभी मैं आपको यहीं पर एंड अप कराती हूँ ताकि आप पूरा का पूरा माइटोसिस अलॉन्ग विद म्योसिस रिवाइज़ कर सकें और फिर कल के लेक्चर में आप म्योटिक एरर्स करके हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें. थैंक यू गर्ल्स. अल्लाह हाफिज़.